नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दुनिया में जो एक नई जंग शुरू हुई है इजराइल और ईरान की, ये आज अपने चौथे दिन में पहुंच चुकी है और ये जंग रोज तेज होती जा रही है। जिस इरादे के साथ इजराइल इस जंग में कूदा था, मतलब ईरान के सारे न्यूक्लियर हथियार नष्ट कर देना, उसके वो कितना करीब पहुंचा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान के अंदर इस वक्त जबरदस्त बमबारी इजराइल की तरफ से की जा रही है और एक बात साफ दिखाई दे रही है कि उसका कोई खास जवाब जो है वो ईरान नहीं दे पाया है। लेकिन इजराइल इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान के पास कई किस्म की मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर भी रहा है इजराइल के खिलाफ। और उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि अगर उनका वो एक साथ इस्तेमाल करने का इरादा बना ले तो फिर शायद इजराइल उनके हमलों से अपने आप को नुकसान होने से ना बचा पाएगा। इसलिए उसकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ईरान की ये जो मिलिट्री माइट है, जितनी भी ताकत है, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए। तो हो क्या रहा है इस वक्त ईरान और इजराइल की लड़ाई में, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। उसमें बहुत सारी खबरें हैं और उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो जिस किस्म के ऑपरेशंस के लिए अब मशहूर है पूरी दुनिया में, वैसे ही कुछ और ऑपरेशन ईरान के अंदर जाकर के उन्होंने किए हैं जो दुनिया को केवल हैरान करके रख देते हैं। उसकी बात भी हम लोग करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल वी के दत्ता सर, स्वागत आपका। और मेरे जनरल संजय मैसन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इजराइल ने ईरान पर हमला तेज कर दिया है। ईरान के तेहरान से लेकर मशहद और कोम समेत कई शहरों में इस वक्त इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजराइल की तरफ से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले में अब तक 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ के भी मारे जाने की पुष्टि आज ही हुई है। केवल वही नहीं, उनके जो डेप्यूटी चीफ थे वो भी मारे गए। ईरान पर इजराइल पिछले 80 से ज्यादा घंटों से हमला कर रहा है, जिसमें अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1277 के करीब लोग घायल हैं। वहीं अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। इन 80 घंटों में ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया। ईरानी हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। ईरानी शहर कौम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 थी। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया है। और आपको याद होगा कि 13 तारीख को यह सारी लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल के वार के साथ, और उसकी अगली रात करीब 200 से 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था ईरान ने इजराइल के ऊपर, और उसमें से कई मिसाइलें जाकर के उसके शहरों के ऊपर गिरी भी थी। और इजराइल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर एक साथ बहुत बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी भी एक छोटे देश के ऊपर दाग दी जाए तो दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100% हमले को नाकाम कर देगा। कुछ नुकसान तो होगा और इजराइल कह रहा है कि हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि जितना उनके शहरों में आबादी के बीच ऐसे नुकसान बढ़ते जाएंगे, उनके देश में से हो सकता है खुद आवाजें उठने लगें उनके एक्शन के खिलाफ। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि ईरान में अपना ऑपरेशन जितना जल्द खत्म कर लिया जाए वो बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको कुछ बयान सुनवाता हूं। पहले सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो इस जंग के बारे में क्या कह रहे हैं। दरअसल ये उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि जो सबसे ताजा हमले हुए हैं उसमें ईरान के जो इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनके डेप्यूटी, उन दोनों की मौत हुई है। हमारे बेहतरीन पायलट तेहरान के ऊपर हैं। तेहरान जल रहा है, लेकिन हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। भले ही हमने उन्हें खाली करने के लिए कहा था और वो खाली कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर निकासी हो रही है। आप इसके बारे में नहीं सुनते क्योंकि ईरानी इसे छिपा रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। लेकिन वो इसके उल्टा तमरा, तेल अवीव, रिशोन लेजियन, रेहवोट, हर जगह हमारे नागरिकों पर हमला करते हैं, बमबारी करते हैं। बेशक हम अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसके बीच एक खबर ऐसी आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इसकी कोई बहुत दूसरी पक्ष की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन खबर ऐसी है जिसका हमसे भी थोड़ा बहुत लेना देना, बल्कि काफी कुछ लेना देना है।
इजराइल पर मिसाइल हमलों के बीच ईरान के एक सीनियर आर्मी अफसर ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसे एक गारंटी दी है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु हमला करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा, तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान ईरान पर परमाणु बम से हमला कर देगा। ईरान की तरफ से यह दावा किया है उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने, और यह बड़ा क्लेम था उनका। अब जरा इनकी बात कर लें। जैसा हमने आपको बताया, ये एक उनकी आर्मी के सीनियर अफसर तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमें एश्योरेंस दी है कि अगर आप पर कोई न्यूक्लियर हमला इजराइल की तरफ से होगा तो हम जवाब देंगे इजराइल को। अब इसको कैसे समझा जाए, केवल कीदर भभकी या एक मोरल बूस्टिंग इजराइल ईरान की पाकिस्तान की तरफ से, या ये सब पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह रहा है, क्योंकि वो जितना नजदीक अमेरिका के जाता जा रहा है इस जंग में उसने आलोचना तो इजराइल की है, लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी भी कर रहा है इसमें ईरान की। तो कैसे लिया जाए पाकिस्तान के रोल को और उसके बीच में ये न्यूक्लियर वाली बात? सर कीदड़ भभकी है शुद्ध, लेकिन अगर ये पाकिस्तानी कोई कहता तो मैं मान लेता कि भाई इसकी बात को फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। कह रहा है ईरानी आदमी। देखिए, ऐसे है कि इस समय पूरी लड़ाई को अगर हम देखें, पिछले 3 दिन से फ्राइडे को शायद शुरू हुई थी, फ्राइडे को 13 तारीख को, और उसके बाद से 14, 15, आज 16 है, चौथा दिन बमबारी का चलेगा। दोनों एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पहली बात तो जो ये एस्केलेशन हुआ है, इजराइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, कई मानों में ये नीडलेस एस्केलेशन है। खैर, उसकी बात तो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अब 2 बड़े बयान सामने आए थे शुरू में ही, और उस पर वो कायम है। पहला इनका ये था कि वो जो हैं उन्होंने इसलिए हमला किया कि जो टॉक्स होनी है, संडे को होनी थी, उसके ऊपर दबाव आए और टॉक्स फेवरेबल हो जाए, जो कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी थी। अब वो समय निकल गया है और सबने मान लिया इस बात को कि उन बातचीत का मतलब ही खत्म, अब तो जंग छिड़ गई सर, खत्म हो गई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि रजीम चेंज वाली। अब रजीम चेंज का इशू एक ऐसा है कि इजराइल ने खुद भी कई बार ये कहा है कि रजीम चेंज जो है इजराइल के बस में नहीं है। अगर वो उसके लिए कुछ ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि कुछ अगर हम ऐसी लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे तो उससे रजीम चेंज हो जाएगा, जी नहीं। रजीम चेंज करने के लिए जो है वो ईरान के अंदर पब्लिक स्वेल होना गवर्नमेंट के खिलाफ, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी देश की अखंडता पे, उसकी प्रभुता पे, उसकी स्वतंत्रता पे हमला करेंगे, जो कि यहाँ पे इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है, वो डेफिनेटली यकीनन रजीम चेंज की तरफ तो नहीं ले जा सकता है। सर, उस सब की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हाँ। लेकिन पहले ये जो बात है वाली बात जो आ गई, अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके पास तो अपने ही न्यूक्लियर का कंट्रोल नहीं है, वो इस तरह की गारंटी कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर ईरान ने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो सिर्फ ये कहने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिका के काफ़ी क्लोज देखा जाता है, और एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो पाकिस्तान को एक तरह से इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस्लाम खतरे में आ जाता है, अगर आपको याद हो बहुत समय पहले, आज से तकरीबन 3 दशक पहले हॉटिंगटन ने किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो अगर इस्लाम, पूरे इस्लाम की बर्बादी पे खतरा आता है तो वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि तब तुम्हें इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की चीज करने के लिए सोचना चाहिए। ये जनरल यही बोला है कि ये एक यहूदी देश जो है, इसने एक मुस्लिम देश पे हमला किया है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को सबको इसके खिलाफ इकट्ठा होना होगा। और मुस्लिम दुनिया में एक ही देश के पास है न्यूक्लियर बम, और वो है पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हम आएंगे। तो और इसमें अगर देखें तो कई बार ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी सऊदी ने भी बातचीत की है ईरान से। हालांकि वैसे जो है वो लोग बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं रखते हैं, लेकिन इस लड़ाई के चलते उन्होंने भी उनके साथ अपने साथ की बातचीत की है। तो ये जो है उस एक्सट्रीम सिचुएशन को सोचते हुए कहा गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ सचमुच में ज़मीन पे कभी भी हो पाएगी। ये सर हर जगह अपना न्यूक्लियर बम लेके पहुंच जाता पाकिस्तान, अब इजराइल ईरान की लड़ाई में भी लेके आ गया। बिल्कुल धमकियां दे रहा था इससे पहले। सौरभ, देखिए ऐसा है, मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा बनने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, इधर ईरान कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बोल रहा था कि हमारे पास इस्लामिक बम है। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी दे रहा है और ईरानियन जनरल कंफर्म कर रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करी तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन करेगा बाय न्यूक्लियर स्ट्राइक, तो आप क्या समझते हैं? इजराइल का दिमाग खराब है? अगर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, उसे पता कि पाकिस्तान काउंटर करेगा, तो पाकिस्तान भी साथ में बर्बाद करेगा। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स को हमसे पहले इजराइल तबाह कर देगा। वैसे तो हमने कर ही दिया,
नूर खान में अभी तक इनके धुएं निकल रहे हैं, तो अभी पता नहीं इनके पास कोई न्यूक्लियर सेट बचा कि नहीं बचा। तो वो कहते हैं ना, गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, वही पाकिस्तानियों का हाल है। बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, सॉरी अब्दुल्ला दीवाना, और ये जाके बोल रहा है कि मैं इसराइल पे न्यूक्लियर बम मार दूंगा। इसराइल के साथ कौन है? यूएस। ये किससे भीख मांग रहे हैं? यूएस से। यूएस के कौन से जनरल ने बोला मुनीर ने बड़ा अच्छा काम किया जी हमारे लिए काउंटर टेररिज्म में? पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक पेड मर्शनरी है, जो चाहे इससे पैसा देके काम करा ले। तो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर कोई औकात नहीं है, ना मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ना ये इसराइल के खिलाफ। इसको शुक्र मनाना चाहिए कि इसराइल के साथ इसकी जंग शुरू नहीं हुई, नहीं तो कब की पाकिस्तानियों की। मैं आपको इस पर पाकिस्तान की रिएक्शन भी दिखाऊंगा इसी बात पर, ये जो न्यूक्लियर वाली फ्लैश पॉइंट वाली बात है। अब ईरान इजराइल की लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया को लेकर के क्या बातें कर रहा है, लेकिन सर क्या पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग बोथ द साइड्स? ये अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत है, हमने काफी डिस्कस किया, और इसीलिए शायद ऑप सिंदूर के बाद जितनी जल्दी थी उसको लड़ाई रोकने की, पाकिस्तान को बचाने की अमेरिका को, यहां पर वो अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, और उधर ईरान को आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, चिंता मत करना। सौरभ, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान पहली बात तो किसी का भी सगा नहीं है, किसी भी मुस्लिम देश का सगा नहीं है। आप वो देख लिए, उसके उइगर्स हैं जो चाइना में, वहाँ पर कितना रिप्रेशन किया जा रहा है चाइना द्वारा उइगर्स पे, कोई इस पे उसका कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ एक कंसर्न है, वो पाकिस्तान की सेना को अपना सर्वाइवल चाहिए और अपनी ग्लोरिफिकेशन चाहिए। मैं अभी आपको एक तुलना करता हूँ, कल बिटवीन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अगर पाकिस्तान को चूज़ करना पड़े, नंबर 1 पे वो चूज़ करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को। और उसका उदाहरण आपको देता हूँ, ये जो अभी युद्ध चल रहा है, मान लिया कल ये युद्ध विस्तार बढ़ जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है और अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है, आप फिर देखिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के पास तो डाइगो गार्सिया बेस है, और ये पूरा जो अरेबियन सी में उसकी फ्लोटिला है, और उसके इतने मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं, गल्फ में है। पाकिस्तान का जो अभी चीफ को इनवाइट दिया था, और ये अमेरिकन सेंट्रल आर्मी कमांडर, सेंट्रल कमांड के कमांडर ने बोला था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है और पार्टनरशिप है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि कल अगर युद्ध बढ़ जाता है और अमेरिका और ईरान भी इस युद्ध में आ जाते हैं, तो आप लिख के ले लीजिएगा, अमेरिकन बेसिस लेगा पाकिस्तान के एयर बेसिस लेगा, और वो फिर ईरान को एक ईस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान के वहां मारने के लिए वो उसके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। कहां जाएगी पाकिस्तान की मुस्लिम सॉलिडारिटी? तो वही तो पाकिस्तान, वही मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, कोई सॉलिडारिटी नहीं है, वो सिर्फ अपना वो देखता। देखिए पाकिस्तान तो एक स्टेट कहलाने योग्य नहीं ही नहीं, आर्टिफिशियल स्टेट है। वो अपनी अभी इंपॉर्टेंस ईरान के द्वारा कहलवा रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो मुस्लिम वर्ल्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहे इंडियन मुस्लिम्स हो या वर्ल्ड के सब मुस्लिम्स हैं, उनको वो गुमराह करके और वो बेसिकली ये धर्म युद्ध पे वो काम करना चाहता है। वो किसी का सगा नहीं है। आज उसके लिए पहली लॉयल्टी है अमेरिका के लिए, और इसी बेसिस पे अमेरिकन सेंट्रल आर्मी कमांडर ने, जो सेंट्रल कमांड है उनका सेंटकॉम, जो पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है सेंटकॉम, उसने क्लियरली बोल दिया कि ये पाकिस्तान तो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है। और अभी ये भी एक पता नहीं है कि अभी मुनीर है कहाँ, उसको तो इनवाइट किया गया था ये 250th रेजिंग डे, वो उस परेड में तो, सो कॉल्ड परेड में तो नजर नहीं हो सकता है वो पाकिस्तान, हाँ वो सो कॉल्ड परेड, पर मेरे को लगता है वो पाकिस्तान की एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में उसको रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो बाहर निकलने नहीं देंगे। तो बहुत प्रोटेस्ट होंगे, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और वो वेट कर रहे हैं वो लोग कि ये बाहर तो आए किसी तरीके से। एनीवे, बिल्कुल जहां तक अमेरिका का सवाल है जो सर ने कहा, उसमें मैं खबर ही बता देता हूं आपको कि ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू में ये कहा है, और ये बहुत बड़ा दावा है उनका, कि हम अभी तक इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, और वो ईरान को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमने आप पर हमला नहीं किया, अमेरिका का इजराइल के इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल एक डिफेंस पोस्चर में साथ में हैं इजराइल के, उससे ज्यादा नहीं, तो आप हमारे किसी एसेट पर हमला ना करें, वरना मजबूरन हमें युद्ध में आना पड़ेगा। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिलहाल हम शामिल नहीं हैं, लेकिन भविष्य में मुमकिन है कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाए इजराइल के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप बहुत तेजी से एस्केलेट होते हुए भी इन चीजों को जो है वो देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की, पाकिस्तान कह रहा है ईरान से कि अगर तुम पर न्यूक्लियर स्ट्राइक इजराइल करेगा तो हमारे पास इस्लामिक बम है, हम इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। पाकिस्तानियों को चिंता यह हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो जो भी सर कह रहे थे
कि इससे पहले हम कुछ करें, अपने थैले से बम बाहर निकालें और इजराइल आए और पाकिस्तान का भी बम बर्बाद कर जाए। वो ईरान को तो बनाने ही नहीं दे रहा। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, पहली बार दुनिया में खुलेआम किसी न्यूक्लियर प्लांट्स पर, न्यूक्लियर यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर ऐसे बम फट रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, कभी नहीं हुआ है दुनिया के अंदर, भूकंप आ रहे हैं। और अब ये पाकिस्तानियों को चिंता होने लगी है कि हमारे बम का क्या होगा। ये इजराइल ने इतना कुछ कर दिया, अभी तो वो बनाने की कोशिश कर रहा था ईरान। हमारे पास जो बना हुआ, हम इसको रोज धमकी भी देते हैं और हम खुल के ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल भी करेंगे, और वो जंग में ऑलरेडी है। अब उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी कुछ करने के लिए, इजराइल को। ही इज ऑन इट्स ओन, वो कर रहा है जो करना है उसको। तो हमारा क्या होगा? अब ये जो बात कह रही है कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है कि इजराइल एक वक्त पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देना चाहता था और भारत की मदद उसने मांगी थी। ना इजराइल ने कभी इस पर कुछ कहा है और ना भारत ने इस पर कभी कुछ कहा है, तो इसलिए हम भी कुछ कहेंगे तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भाई अब दुनिया में लड़ाई किस बात की चल रही है? ये जो लड़ाई शुरू हुई है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना रखे, और इजराइल कह रहा है कि ये 9 बम बनाने की इसके पास ताकत थी, हमारे पास खबर थी, मैं अपने बचाव में कुछ तो करूंगा। और एक मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू इनके अमेरिका में जो एम्बेसडर है इजराइल के, उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि आपने हमला किया किस बेसिस पर किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि अगर कभी कोई तुमसे ये कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें धमकी दे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसकी बात को सच मानना, क्योंकि हिटलर ने कहा था और उसने करके दिखाया था। आज ये ईरान खुलेआम कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मेरा बम बनने दो, मैं खत्म कर दूंगा नक्शे से। तो हम क्यों नहीं इसको सीरियसली ले? मैं इतिहास में एक बार जो भुगत चुका हूं, मैं दूसरी बार उसके लिए तैयारी क्यों करूं? तो मुझे तो ये करना था। अब आ जाता है इसमें पाकिस्तान भी यही धमकियां देता रहा है इजराइल के लिए। सर तो सौरभ देखो, इसमें दो बातें हैं। एक और बहुत नुक्ते वाली बात यह है कि इजराइल ने कहा है मैंने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक नहीं की है। इन दोनों का फर्क समझना इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जरूरी है। आपको परमिटेड है कि अगर आप कोई थ्रेट महसूस करते हैं, आप प्रिवेंटिव नहीं कर सकते लेकिन प्री एम्प्टिव कर सकते हैं। वही उसने कहा कि हम इसको लॉन्चिंग मैकेनिज्म नहीं बनाने देंगे और उतना यूरेनियम नहीं बनाने देंगे। आपको याद होगा 2018 में जो इनरिचमेंट की यूरेनियम इनरिचमेंट था वो 20% पे था। अब 2025 में 60-65% बन चुका है और इसमें आप बॉम्ब बना सकते हैं अगर 408 किलो आपके पास है। एक ही बात होगी, बॉम्ब भारी होंगे, उतना डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन जो भूगोल है इजराइल का, उसके लिए उतने बड़े बॉम्ब की भी जरूरत नहीं है, बहुत तहस नहस हो सकता है। इसलिए इजराइल ने प्रीएम्प्टिव किया। क्यों? उसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो जो इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी है, इसको डिलीवरी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जहाजों की नहीं है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म इनके पास हाइपरसोनिक हो चुके हैं। हाइपरसोनिक में इनका खिबार शिकान आता है, इमाद आता है, इनके जो फतह 1-2 आते हैं, और जो इसमें खिबार शिकान है बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो मैनेवरेबल री एंट्री व्हीकल है और उसका जो रेडार सिग्नेचर है बहुत थोड़ा है और वो मैनेवर करता है आने से पहले, तो उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। वो पेनिट्रेट कर सकता है एयर डिफेंस नेटवर्क जो उनका है उसको। एयर डिफेंस नेटवर्क बहुत दर्शकों को आपको बता दें, इसका बहुत तगड़ा एयरफोर्स एयर डिफेंस नेटवर्क है। मतलब किसी चीज को पहुंचना इजराइल तक बहुत मुश्किल है। इसके पास एरोस्टेट्स भी हैं जो 3.5 किलोमीटर चलते हैं, जहां से आप दूर तक देख सकते हैं। इसके पास वो है आपका जो BMD के लिए इनका एरो है, एरो 1, 2, 3 भी है। उसके बाद इनके पास बीम है, आयरन बीम है, आयरन ड्रोन सभी जानते हैं, डेविड स्लिंग है, और थार्ड है, पैट्रियट्स हैं। तो बहुत सारा नेटवर्क है, लेकिन फिर भी आपने देखा कुछ मिसाइल्स पेनिट्रेट कर गई, और जो पेनिट्रेट कर गई वो हाइपरसोनिक वैरायटी की थी। तो अब इजराइल का ये सोचना है, जो नेतन्याहू ने कहा भी, कि अगर ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म रखते हैं और उन्होंने बॉम्ब बना दिया, और हमेशा से कहते रहे कि इजराइल को होने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो पिछली सेंचुरी में हमारे साथ होलोकॉस्ट हुआ था, इस सेंचुरी में होलोकॉस्ट हम होने नहीं देंगे। हम प्रीएम्प्शन करेंगे और इनको मारेंगे। इसीलिए उन्होंने नतान्स पे और फोर्दो पे अटैक किया। फोर्दो बहुत डीप डाउन उसमें है, उसको अटैक करने के लिए GBU-57 की जरूरत पड़ेगी, वो भी 60 मीटर तक जाता है, और वो शायद एक्सपेक्टेड है 60 से 90 मीटर की बिलो, तो कई मारने पड़ेंगे। लेकिन जो उसका इसी के लिए लोग कहते हैं कि शायद इजराइल को अमेरिका का डायरेक्ट रोल चाहिए। नहीं, एक बता दूं, अमेरिका का जो है, सौरभ ये भी जानना जरूरी है, अमेरिका ने क्या कहा, हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन किसी भी वार के दो पहलू होते हैं युद्ध के। पहला पहलू होता है डिफेंस। उन्होंने कहा है कि हम
पूरा डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब यहां से जो भी मिसाइल जाएंगी, जो भी ड्रोन जाएंगे, जो भेज सकते हैं, बॉर्डर तो है नहीं, उसमें ये उसको इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट करने को मना नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उनकी खबरों को। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है हम सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास सारी टारगेट इंटेलिजेंस है, फिर इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी इजराइल के पास है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इनके जनरल बोल रहे हैं ईरान वाले, वो एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और जो इस्लामिक बॉम्ब की बात हो रही है, जैसे जनरल रत्ता ने अभी बोला, वो है कि नहीं है, हिंदुस्तान ने ऑप सिंदूर में उसका कितना खात्मा कर दिया, वो एक ऐसी बात है जो सब समझते हैं। तो उनके आपको पास लगता तो है पाकिस्तानियों ने ये आश्वासन दिया होगा इनको? नहीं, ये उन्होंने जानबूझ के बोला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को घसीटा है इन्होंने। हाँ, घसीटा है, एक माहौल बना और रहे हैं। घसीटा माहौल बनाया है। और होगा क्या देखिए, वो जब मारेंगे, अगर इन्होंने अपने डर्टी बॉम्ब फेंकने की उधर कोशिश की, नाम पाकिस्तान का लगा देंगे कि ये ब्रदरहुड में आएंगे, हो पिटेगा पाकिस्तान। नहीं, ये इसीलिए इजरायली पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इजराइल के लोग ये तक कह रहे हैं कि ये वेपन अगर इसने बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो ये खुद जो उसका करेगा ये अपने प्रॉक्सीज को देना चाहता है। हाँ। उन्होंने कहा ये हाउथीज वगैरह को न्यूक्लियर वेपन देना चाहता है। बिल्कुल, इसीलिए जो अभी योजनाबद्ध तरीके से हुआ, पहले उन्होंने हमास को मारा, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को मारा, और हौतीस को तो ऑलमोस्ट वो खत्म कर दिया। एक ब्रेक ले लें सर, ब्रेक के बाद भी डिस्कशन हमारा जारी रहेगा इसी खबर पर। अभी सर ने कुछ आपको बताया एयर डिफेंस के बारे में। बहुत स्वागत, वॉर रूम देख रहे हैं आप। और ईरान और इजराइल की जंग कहां तक दुनिया को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी और जंग कहां पहुंची है, इस पर पूरा अपडेट और खबरें जो वहां से आ रही हैं। मैं आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इनका एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं इजराइल के हवाले से। और दरअसल ये अब ये कोशिश ये कर रहे हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो जो नॉर्मल जो होता है बिल्कुल कि ईरान को हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, उससे हटकर ये दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा खतरा है इस लड़ाई से। आपको मालूम है कि उस केवल ईरान के सामने जो समंदर का हिस्सा है, वहीं से कितना तेल जो है दुनिया को जाता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ईरान। और भी खबर आई भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, चोक कर दिया है। अगर वो वही कर ले तो दुनिया का लगभग 20% तेल का आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये लड़ाई पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी, शायद उससे ज्यादा जो रशिया और यूक्रेन की युद्ध ने किया था। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दुनिया को घसीटने का। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि हम अभी तक शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस युद्ध में शामिल भी होंगे इजराइल के साथ और खुलकर ईरान के खिलाफ। अब आप इमेजिन कीजिए, जब अमेरिका जंगों में कूदा है तो दुनिया में क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ था, लीबिया के अंदर, अफगानिस्तान में आज तक जो हो रहा है, ये सब किसकी देन है? जब ये बड़ी ताकतें कहीं जंग करती हैं तो फिर वो पूरा क्षेत्र जो है वो डिस्टेबलाइज होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो हमारा पड़ोस है, बिल्कुल बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है और हमारे उससे ठीक ठाक संबंध भी हैं, तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनते हैं जरा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को। अब ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी भाषा में, और कहीं नहीं, आप एक्स पर जाइएगा और जो खामेनी साहब हैं सुप्रीम लीडर, उनका अकाउंट खोल करके देख लीजिएगा वो किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं इजराइल के लिए। आपको बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। ये बहुत मेजर्ड बात कर रहे थे, इनकी टोन में वो धमकी नहीं थी। ये कह रहे थे हम तो डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जंग हमारे ऊपर जो है वो थोपी जा रही है। तो ये जो बात कर रहे थे, कोई रैशनल बात जो है वो सुनाई दे रही थी, बजाय उसके कि आप जब रिलीजियस चेस्ट थंपिंग जब करने पर आते हैं, ये वो यहूदी हम मुसलमान हैं, ये बात अलग थी। ये दुनिया को संदेश दे रहे थे। और सौरभ, जनरल साहब, सौरभ बिल्कुल, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है काफ़ी रैशनल स्टेटमेंट है, और बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि हम डिफेंसिव लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए हम सब कुछ करेंगे जो हमारी डिफेंस के लिए हमको करना है। लेकिन जो खमेनी का स्टेटमेंट है वो थोड़ा बड़ा आक्रामक टाइप है, और वो लैंग्वेज और कंटेंट भी अलग प्रकार की है। देखिए, इजराइल का मुद्दा तो बहुत क्लियर है, उसका पहला मुद्दा है, और जो मेन मुद्दा है वो इनका न्यूक्लियर जो वेपनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बिल्कुल डिफंक करना है, और डिले करना है और बर्बाद करना है। और अगर रिजीम चेंज उसका फॉल आउट होता है वो भी इजराइल को एक्सेप्टेबल है, पर वो इनका मेन मुद्दा नहीं है, वो उसका फॉल आउट हो सकता है। जहाँ तक ये स्टेटमेंट का सवाल है, इससे एक साफ चीज़ अभी उभर के आ रही है कि कल का भी एक इनका स्टेटमेंट था कि मेरे ख्याल अब ईरान को एक रियलाइजेशन हो गया है कि अब ये लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। और उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर इजराइली हमला रोकता है तो हम भी रोकने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वाला
हिसाब किताब दिख रहा है। इजराइल क्या करेगा? मेरे को नहीं लगता इजराइल रुकेगा जब तक उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, जब तक उसको कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, तब तक वो चालू रखेगा। सर, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कल जो बातचीत होनी थी इनकी ईरान की और यूएस की ओमान में वेपन्स को लेकर के, वो ओमान में वो नहीं हुई। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है गुंजाइश कोई बची है? ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं बात कर लो, अभी भी बच जाओगे। देखिए, मेरे को लगता है गुंजाइश ये अभी इनके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं ईरान की तरफ से जी, वो पॉसिबली ये दिखा रहे हैं कि अभी वो कॉम्प्रोमाइज में बी अ रॉन्ग वर्ड, मतलब वो अभी चाहते हैं कि ये खत्म हो, सीज हो, क्योंकि इससे फायदा किसको है? इजराइल का, ईरान को तो बहुत नुकसान है। देखिए उसकी जो ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये जो गैस प्लांट्स हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय अगर होते गए तो नुकसान तो उनका है, उनकी इकोनॉमी हार्ड हिट होगी। और आज ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है। कौन उसकी मदद कर रहा है? ना चीन कर रहा है, चीन बोल रहा है जरूर, ना रूस कर पा रहा है, ना टर्की कर रहा है, तो कौन उसकी मदद कर रहा है? पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो भी मैं इसमें आपको बोल देता हूं कि जो इनके पास शाहीन 3 मिसाइल है उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है, क्रो फ्लाइट डिस्टेंस काउटा से लेकर इजराइल तक है वो 3300 किलोमीटर। तो न्यूक्लियर वेपन्स इनके वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, इजराइल पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते हैं। वो जो इनकी जो लॉन्गेस्ट ये शाहीन 3 है 2750 किलोमीटर है, और वो न्यूक्लियर केपेबल कैरिंग मिसाइल है शाहीन 3, तो वो नहीं पहुंच सकती है। तो कहने का मतलब है ये जो अभी ईरान को, देखिए ईरान एक खासकर फॉरेन मिनिस्टर बड़े रियलिज्म में चल रहे हैं, उनको पता है कि स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है, विश्व में कोई उनके साथ ट्रूली नहीं खड़ा हुआ है। कौन सपोर्ट कर रहा है? मिलिटरली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसको यह भी पता है कि अगर ये युद्ध एनलार्ज होता है, जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, आपने भी बताया, वो जो 33 किलोमीटर है और वहां से 20 किलोमीटर वर्ल्ड का पूरा ऑयल सप्लाई होता है, वो अगर वहां पर वो ब्लॉक कर देते हैं और उसमें कहीं पर वो उस पर ऐसा हमला करते हैं, तो आप लिख के ले लिए जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, सारे अरब स्टेट्स, ये इनके खिलाफ हो जाएंगे। अमेरिका युद्ध में आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ये यूके आ जाएगा। इनकी तो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स वहाँ घूम रही है ऑलरेडी ये अरेबियन सी में। तो कहने का मतलब है अगर ये युद्ध और विस्तार होता है तो नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का होगा। और आप कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत से देश इंतजार कर रहे हैं कि ईरान एक गलती करे। बिल्कुल हो सकता, वो गलती नहीं करना चाहेगा, वो तो अभी ट्रैप में फंस चुका है, जिसको मैं बोलूंगा एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप है उसके लिए। और इजराइल तो चाहता है कि ये सब और शामिल हो, तो उसमें उनके पास पूरा इम्पेटस मिल जाएगा। और मैंने शब्द इस्तेमाल किया सर, रियलिज्म। इनकी बातों में हकीकत दिखाई दी, जो जमीन पे हालात हैं वो कुछ और देख लीजिए आप भी। ईरान को डर है कि इजराइल ट्रकों के जरिए मिसाइल या ड्रोन उसके देश में स्मगल करके उसके ऊपर हमले कर सकता है। ये जानकारी तो पहले दिन की लड़ाई के बाद ही आ गई थी कि उसने एक बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन करके ईरान के अंदर अपना एक ड्रोन बेस बना लिया था और वहां से भी उसने ड्रोन हमले किए। यह वजह है कि ईरान में वहां की सेना हर कमर्शियल ट्रक को जहां जहां मुमकिन है रोककर उनकी चेकिंग कर रही है। ईरान को लगता है कि जिस तरह यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ट्रकों की मदद से एयर बेसिस के पास से ड्रोन फ्लाई करके हमला किया था, वैसा कहीं कुछ इजराइल ना कर दे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह भी खबर आई कि इजराइल की तरफ से ईरान में ऐसे बहुत से हमले हो रहे हैं जिसे आप कोवर्ट ऑपरेशंस के दायरे में कहेंगे, और जो कोई देश जो है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास अपनी कोई ऐसी इंटेलिजेंस हो, और फिर वो उनकी चोट बड़ी गहरी होती है। ईरान में कई जगहों पर कार विस्फोट हो रहे हैं, कार बॉम्ब्स फट रहे हैं, और इन धमाकों में बहुत नुकसान भी हुआ है। खास तौर पर ये जो गाड़ियों में रखे धमाके हो रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं, ये उनकी सरकारी इमारतों के आसपास हैं। और ईरान का दावा है कि ये सभी कार ब्लास्ट इजराइल करवा रहा है। तो इजराइल की कैपेबिलिटी केवल यही नहीं है कि वो अपने जहाज फ्लाई कर सकता है, आपका एयर डिफेंस डाउन कर सकता है, आप मिसाइलें मार सकता है, वो आपके देश के अंदर घुस करके भी ये सब कुछ कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इजराइल पूर्व में पूरी दुनिया को दिखा चुका है और ईरान उस सब को जानता है। अभी तो जोक ये चल रहा था कि जो उनका एक कोई टॉप जनरल है वही इजरायली एसेट निकला। ऐसे ही हमास के बारे में भी बातें होती थी कि उनके टॉप कमांडर दरअसल इजराइल के इंटेलिजेंस के एसेट थे। उस कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में तो सर बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, मैं खुद इजराइल में 2 बार ट्रेनिंग कर चुका हूँ इनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ, और उसके बाद में हमने आके अपनी जो पहली काउंटर टेररिस्ट यूनिट थी भारत के अंदर, जिसको हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसको हमने खड़ा किया था उसी तर्ज के ऊपर। तो अभी जहाँ तक मोसाद का सवाल है, मोसाद इनकी सबसे रिलायबल और दुनिया की सबसे घातक
एक इंटेलिजेंस कवर्ड ऑपरेटिंग फोर्स है जो अपने टारगेट्स को 15-15 साल तक उन्होंने ट्रैक करके उनको मारा है, पकड़ा है और उनको यहाँ लीगल कोर्ट्स में लेके गए हैं वो। तो जो अभी ऑपरेशन चल रहा है ईरान के अंदर, ये मोसाद ने पूरा प्रीएम्प्ट करके इनके जितने एयर डिफेंस के मैकेनिज्म थे, चाहे इनके रडार्स थे या इनके मिसाइल लॉन्चर्स थे, उनको लोकल ड्रोन्स के माध्यम से इन्होंने बर्बाद किया और उसके माध्यम से जो इजरायली एयरफोर्स है उनको एक फ्री रन मिला। 200 के करीब हवाई जहाज एयर स्पेस में आ गए ईरान के, टोटल सरप्राइज हासिल किया। और यही बात नेतन्याहू ने सुबह बोली कि हमने टोटल सरप्राइज हासिल किया। ईरान इसके ऊपर कभी सोच भी नहीं रहा था कि इसके ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाएगा। तो इन्होंने वो जो बोलते हैं सरप्राइज इज हाफ वन, मतलब एक आप सरप्राइज कर दे दुश्मन को, आधी जंग आप जीत गए। तो मोसाद ने वो कार्रवाई कर दी और अभी राइट नाउ पूरी जो इजरायली एयरफोर्स है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ इसके एयर स्पेस के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अभी चुन चुन के टारगेट एंगेज कर रहे हैं वो, और ईरान की कोई भी एंटी एयर कैपेबिलिटी उसको रोक नहीं पा रही है। तो ये क्षमता है मोसाद की। और मोसाद और भी क्या कर रहे हैं, जो उनके चुन चुन के लीडर 20 से ज्यादा मिलिट्री लीडर कमांडर्स मार दिए, 20 से ज्यादा, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। और अभी उनको सबको डर लग रहा है कि हम कहीं भी सेफ नहीं है। कोई पता नहीं है कि क्या जो इस रजीम के एंटी हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो लोग मदद कर रहे हैं इसराइल की, कौन कर रहा है, कोई ना कोई घर का भेदिया। लेकिन हाँ, कोई बिना घर के भेदी बिल्कुल तो मुमकिन नहीं बिल्कुल है। हाँ। और जो रजीम चेंज की बात है, वो घर के भेदिए हैं, अंदर है, जो लोग चाहते हैं कि रजीम हट जाए यहाँ से, तो उसकी मदद कर रहे हैं इसराइल की। और अभी ये देखना पड़ेगा कि फाइनल अचीवमेंट क्या होगा। नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दी। किसने पूछा साहब आप तो बंकर बस्ट नहीं कर सकते, उतनी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो नेतन्याहू ने बोला कि हमारे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मैं आपको ऑपरेशनल डिटेल नहीं बताऊंगा, हमने बहुत बड़ा डैमेज किया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, और आप ये इसको अंडरमाइन मत करें कि हमने जो स्ट्राइक करा है उसमें इसका कोई न्यूक्लियर एसेट बच गया होगा। ये उसकी अपनी स्टेटमेंट है। मुझे एक बात बताइए सर, अगर से फॉर मतलब ये स्पेकुलेशन है, इस स्ट्राइक के बाद भी ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बच जाती है, और अब ईरान ये जानता है कि ईरान अपना फाइनल असॉल्ट मुझ पर कर चुका है, मतलब उसने अपने इंटेंशंस आपके सामने जाहिर कर दिए हैं, क्या ईरान वाकई किसी पॉसिबिलिटी में हथियार इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर हथियार? सौरभ देखो, ये समझने की बात तो यही है, समझने की बात यह है कि पहली बात यह कि जो सुगबुगाहट आने लगी है दोनों तरफ से, ये कि अब इस चीज़ को रोका जाए, ये सिर्फ ईरान ही नहीं कह रहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं कह रहे हैं। कुछ जो जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग अगर आप देखें जो वहाँ पे हैं इस समय जेरूसलम में या तेल अवीव में, वो भी वहाँ से भी ऐसी बातचीत निकल के आने लगी है। देखो, ऐसे होता है कि दोनों देशों के बीच में अगर आप मार खाने का स्टेमिना देखें, जैसे कि बॉक्सर्स के बीच में होता है, वो स्टेमिना ईरान में बहुत ज़्यादा है। लैंड मास भी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब कि 10 गुने का फ़र्क है कम से कम। तो वो एक इशू नहीं है कितना डैमेज वो सह सकता है। मेन इशू अब ये है कि जो एम अचीव करना था इजराइल ने, क्या वो उसने कर लिया है? इन एनी केस उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि पूरा एंड तक बर्बाद कर सके वो। इन एनी केस अगर वो टॉक्स को एक तरह से उसमें फ़ायदा लेने की कैपेबिलिटी थी, तो टॉक्स हो ही नहीं रही है फिलहाल। तो अल्टीमेटली तो टॉक होनी ही पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें, तो वो ये हुआ है कि जो इनका ऑपरेशन चल रहा था इजराइल का गाज़ा और वेस्ट बैंक में, वहाँ से सबका ध्यान हट गया है। इस समय चल रहा है इजराइल और ईरान का। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। अब ये बातचीत भी जो मुद्दा होगा वो उस लेवल पे होगा। और बार बार ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके जो एसेट्स हैं, जो ग्राउंड एसेट्स हैं ईरान के, वो डिग्रेड हुए हैं, बर्बाद नहीं हुए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर बिल्डअप कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर आप देखें कि कितने देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं और हथियार भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है 45 के बाद कहीं भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसने हथियार तो बना लिया, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल होने की सोची किसी ने? नहीं। ये हथियार एक तरह से डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल मैं यही जानना चाह रहा था सर आपसे कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच जैसे साफ हो गया कि ये केवल कहने की बात है कि हम चला देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, केवल कहने की बात है। बिल्कुल। क्या यहाँ भी क्या वो है ब्लफ ही, लेकिन सब उसके नाम पर हो रहा है? एग्जैक्टली, मैं वहीं पे आ रहा था मैं, कि जो ये न्यूक्लियर हथियार है, इसको बोलते हैं इट इज ए वेपन ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को डेटर करना किस लेवल पे, जब आपकी खुद की एग्जिस्टेंस पे खतरा हो। अब सीधी सी बात समझने की ये है, एक बड़ा न्यूट्रल सा पर्सनल व्यू दे रहा हूं मैं। अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार आज की तारीख में है,
अनडिक्लेयर्ड है लेकिन है उनके पास। तो क्या वो नहीं चला सकते ईरान के ऊपर ये बॉम्ब खत्म करने के लिए ईरान को? लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? ये उन्होंने अपने एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए हथियार बना लिए हैं और रख लिए हैं। ईरान भी यही कुछ कोशिश कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना के रख ले ताकि वो डेटरेंस हो जाए किसी और को इस बात के लिए कि ईरान को तुम खत्म नहीं कर सकते हो। अब दोनों डेटरेंस की जो गेम है, आज की तारीख में ये रिकॉर्ड कर लो सौरभ, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस भी देश ने ये ठान लिया कि उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना के ही रहना है, वो हथियार बना के ही रखना है और बना के ही रहेगा, क्योंकि अभी भी जो है सारी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड है, सब उस लेवल पे चल रही हैं। और जिस देश ने, अगर पाकिस्तान जैसे देश ने सोचा, जिसके पास कुछ भी नहीं था और भुट्टो ने बोला हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, देखो बना लिया ना। और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनकी वजह से ही और देश बना पाते हैं। तो इसलिए अब ईरान के प्रोग्राम में पता नहीं कितना रोल है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि वो अगर उसने सोच लिया है, कितनी भी टॉक्स हो जाए, कितनी भी डिग्रेडेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आने वाले समय में वो भी अपने एग्जिस्टेंस एक स्टेटमेंट और है ईरान के विदेश मंत्री का, अब्बास अरागची का। ये कह रहे हैं कि ईरान पर ये युद्ध जबरदस्ती थोपा गया है और इससे पूरी दुनिया पर गलत असर पड़ेगा। ये पर्शियन गल्फ की बात कर रहे थे। एक आखिरी बात, सिर्फ एक आखिरी बात न्यूक्लियर उस पे, कि जिसने यूरेनियम उस ग्रेड तक बना लिया है जो कि हथियार के लिए अब वो काबिल है, हथियार बनने के लिए, मतलब फिसाइल मटेरियल तैयार हो गया वहां तक। IAEA के जो सेफगार्ड्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज पे हमला करके इनको बर्बाद करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा उतना ही बढ़ जाता है जितना कि इसके हथियार के इस्तेमाल में बनता है। मैं पूछने वाला था, लेकिन ये तो खुलेआम हमले हो रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। देखिए ऐसा है कि ये जो बात है कि इजराइल ने जो हमला किया है, तो जो मोमेंट ऑफ वो चूज़ किया गया है, वो इसलिए चूज़ किया गया है कि इस वक्त करने से हम इसको कंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है सौरभ उसके लिए। 2010 में इजराइल ने एक ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स किया था। उसका पर्पस क्या था? उन्होंने बक किया था उनके सेंट्रीफ्यूजल जो पंप्स हैं उनको, और वो रनअवे फिनोमेना हुआ था। उससे उनकी कैपेबिलिटी टू इनरिच यूरेनियम वो 2-3 साल पीछे चली गई थी। इस बार भी जो उसका वो हो रहा है, इजराइल का जो इम्पैक्ट है और जो वॉर कर रहे हैं, उनका पर्पस है इस चीज़ को, जो जनरल साहब ने बोला कि आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको पीछे कर सकते हैं, 10 साल 12 साल जो भी, उसी को ये करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये उठती है कि अगर इनके पास लॉन्चिंग डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है, जो जनरल मेस्टर ने बताया कि अगर वो कहूटा से लॉन्च भी करना चाहते हैं तो इजराइल आउट रेंज्ड है, उनके रेंज में नहीं है। उसी तरीके से ये है कि अगर ये चाहते हैं कि हम लॉन्चिंग मैकेनिज्म को डैमेज कर दें, आपने देखा आज की खबर आई है, पहले इन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, फिर न्यूक्लियर लीडरशिप को खत्म किया, और उस लीडरशिप में किसको खत्म किया? चीफ ऑफ IRGC को खत्म किया, चीफ ऑफ एयर डिफेंस को खत्म किया और चीफ ऑफ इंटेलिजेंस को खत्म किया। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया, अब लॉन्चिंग मैकेनिज्म खत्म किया। मोसाद ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क का उसको नीचे ही खत्म कर दिया, और आप देख रहे हैं वहां पर ट्रकों में बॉम्ब्स वगैरह फट रहे हैं। इसका मतलब जनता में ये बात फैलाई जा रही है कि ये नहीं चलेगा। तो अगर उन्होंने ये अचीव किया तो उसके बाद अब आप देखिए इनको सामान कौन देता है। अगर इनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स बन रहे हैं, जो ग्लाइड इनका वो बना री एंट्री, वो कहां से आया? वो एरोनॉटिक्स इनके पास नहीं है, वो चाइना से आया है। इनके पास जो मेम्स आए हैं, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, उसके बिना आप कोई मिसाइल को मैनोवर नहीं करा सकते, क्योंकि एक्सेलरोमीटर चाहिए, आपको जायरोस्कोप चाहिए। वो टेक्निकल कैपेबिलिटी कहां से आई है? वो भी आई है चाइना से। अब इनको उसको बनाने के लिए चाहिए जो जितना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, GPS है, ग्लोनास है, बैदो है, तो ग्लोनास है, बैदो अवेलेबल है, उसका भी सामान चाहिए। तो ये जो बाकी बात चल रही, जो तुर्की वगैरह बीच में आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी डिनाइल के लिए भी आ रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी डिनाइल होगा तो ये मिसाइल जितनी बनी हुई है उतनी बनेगी, उसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो उस इन कैपेबिलिटी को लाना, लॉन्चिंग इन कैपेबिलिटी लाना, सो दैट इजराइल इज आउट रेंज। मतलब आपका जो मिसाइल से जा सकती हैं लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन नहीं कैरी कर सकती, उनको हम इंगेज कर सकते हैं। आपने एयर डिफेंस की बात की थी थोड़ी, तो एयर डिफेंस लेयर को अगर समझाने का मौका मिलेगा तो बता दूं क्यों वो उसको उसको हम अगले सेगमेंट में ले लेते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो बात रही, आपको टेक्नोलॉजी डिनाइल इनका करना पड़ेगा, लॉन्चर्स इनके खत्म करने पड़ेंगे, और वो जो इनको न्यूक्लियर मेकिंग कैपेसिटी है इसको खत्म करना पड़ेगा। बस जनरल साहब बिल्कुल ठीक बात कही है, जो 60% से 65% ये आ चुके हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं लेकिन वो भारी बनेंगे।
वेपन ग्रेड। उनको ले जाने में दिक्कत होगी। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम। बात, एक सवाल मेरा सर, इसको आंसर करते हैं, अपनी बात भी कह लीजिएगा आप, कि मतलब जब हम सवाल पूछते हैं, जो हमारे साथ भी एम्बेसडर साहब उस दिन आए थे, हमने कहा आप क्या वहां पर सरकार बदलना चाहते हैं, ये इस्लामी कट्टरपंथी सरकार को हटा देना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये तो वहां की जनता करे। यही बात नेतन्याहू ने भी कही है कि ये काम तो वहां की जनता को करना है, ये इस ऑपरेशन के का एक साइड इफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए, ये उनका कहना है, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप वो सत्ता आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, या वो कम से कम गारंटीड नहीं है, आप उनकी मिलिट्री को तो समाप्त नहीं करने जा रहे हो, आप कितने जनरल मार लोगे? वो इंस्टीट्यूशन तो खड़ा रहेगा, आप उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दोगे, कोई और आ जाएगा। सर ने बताया टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही आई थी, टेक्नोलॉजी फिर बाहर से आ जाएगी, फिर इतने सारे बवंडर को खड़ा करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए सौरभ, एक क्विक आपको मैं देता हूँ। जो हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर 2023, किसने करवाया? ईरान। किसकी प्रॉक्सीज इन्वॉल्व थी? ईरान की। हमास, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया के माध्यम से लगातार ये जो 1 साल 9 महीने से इजराइल के ऊपर हमले चल रहे हैं, कौन करवा रहा था? ईरान। तो कभी ना कभी तो इजराइल ने अपना बदला लेना था इससे, तो वो बदला भी लेना था। सिर्फ बदला तो एक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ अचीव करना होगा। उसके ज्यादा अचीव तो ये तो है ही कि इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तो ध्वस्त करना ही करना था उन्होंने। और ये जो रेडिकल रजीम है इसको हटाने की भी इनकी मुहिम है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ईरान की पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दे रहे हैं कि अगर ईरान की पब्लिक चाहे तो इनको टॉपल कर सकती है। मैं थोड़ा सा एक न्यूक्लियर के बारे में बोलूंगा कि जो न्यूक्लियर डिवाइस की स्टेटमेंट नेतन्याहू ने दी, उन्हें बोला ये बना रहा है खुद, और ये बना के देता किसको? हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को, और वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेररिज्म का इस्तेमाल करते, जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं कि न्यूक्लियर बम बना लिया, इंडिया ने बना लिया, किसके लिए? अपनी जान बचाने के लिए। इनका जान बचाने के लिए नहीं था, इनका था कि नुकसान करो, दुनिया को डराओ, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। यू कैन इमेजिन, एक टेररिस्ट के हाथ में इसको देना, टेररिस्ट को देना, बिल्कुल, एक टेररिस्ट के हाथ में अगर न्यूक्लियर बम आ जाए तो आप क्या नेगोशिएट करेंगे उसके सौरभ, इसमें एक बात तो और अच्छा, जोड़ दूसरा, दीजिए। हाँ। जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल का सवाल है, अगर मैं बोलूं मैं यूरेनियम लेके मैं एक कन्वेंशनल बम के साथ जितने मैं मिसाइलें मार रहा हूं इसराइल के ऊपर, मैं सब के अंदर यूरेनियम डाल के मारूं, इतनी रेडिएशन फैल जाएगी इसराइल के अंदर कि आपको न्यूक्लियर बम की जरूरत ही नहीं है। आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा पूरा एरिया। आपको याद होगा मार देगा सर, वहां मुसलमान नहीं रहते, गाजा का क्या होगा? आप सुनिए तो सही, मायापुरी का इंसिडेंट मालूम है आपको, जहां पे एक एक्सरे की मशीन का कोबाल्ट 60 निकाल के एक कबाड़ी ले गया, पूरी की पूरी वो एरिया जो मायापुरी का था उसको सील करना पड़ गया। 9 इंच की कंक्रीट डालनी पड़ गई हमारी अथॉरिटीज को, ARB को, उसको बंद करने के लिए। और जो लोग जो हैंडल कर रहे थे वो तो मर गए थे, और लोग बीमार भी हुए। तो ये होता है जिसको बोलते हैं डर्टी बम। डर्टी बम का मतलब है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना रेडियो एक्टिव मटीरियल है कि मैं कन्वेंशनल वॉरहेड में लगा लगा के मारता जाऊं वहां पे। बहुत स्वागत, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई की, जो अब अपने चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है और दोनों तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हालांकि जिस तरीके के हमले इजराइल ईरान में कर रहा है, बिल्कुल खुलेआम कर रहा है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर लगातार बमबारी कर रहा है, उसके पहले टॉप जनरल मारे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, अब उसके इंटेलिजेंस के चीफ और डिप्टी चीफ को भी उसने मार दिया है। तो वो एक किस्म से टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस लीडरशिप को खत्म कर चुका है। इसके चर्चाएं तो ये भी हैं कि जो वहां के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनी साहब, वो भी वैलिड टारगेट है इजराइल के लिए? क्या उनको भी अपने हमले पर, के निशाने पर इजराइल जो है वो ले सकता है? इसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जो ईरान ने कैपेबिलिटी दिखाई है वो ये दिखाई है कि उसके पास अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं, और वो मिसाइल सिस्टम्स ईरान इजराइल के ऊपर इस्तेमाल भी कर रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि आप अंतर देखिए हम में और ईरान में, ये है कि हमने अगर उनकी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया तो केवल उन्हीं को किया। हमें मालूम था कि उसका घर कहां है, तो घर में केवल जिस फ्लैट में वो है उसी फ्लैट में जाकर के हमने मारा, पूरी बिल्डिंग खड़ी है बाकी। लेकिन आप ईरान का हमला देखिए, ईरान हमला करता है तो हमारे शहरों के ऊपर हमला करता है, हमारे सिविलियंस, जो हमारी रिहायशी इमारतें हैं वो पूरी की पूरी उसने तबाह करने की कोशिश की और हमारे बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई है। हालांकि जब इजराइल ये बात कहता है तो लोग उसको गाजा याद दिलाते हैं, वहां तो 60,000 लोग मर चुके हैं। तो क्या इजराइल इसमें कोई हाई मॉरल ग्राउंड ले सकता है? ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। एक चर्चा जो थी कि ईरान की मिसाइलें इतनी बड़ी तादाद में आ रही हैं, वो नुकसान भी पहुंचा रही हैं, तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी आपने बहुत चर्चा आयरन डोम की सुनी थी,
कि आयरन डोम जो है वो हमास के सारे रॉकेट रोक लेता था, और अगर कोई खाली इलाके में गिर रहा है तो गिर जाने देते थे ये, लेकिन अगर कोई शहरों की आबादी के ऊपर आ रहा है तो वो उनका वो सिस्टम उसको कैप्चर कर लेता था, इंटरसेप्ट कर लेता था। पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा होती थी। अब पता लग रहा है कि ये केवल एक आयरन डोम नहीं, उसके पास और बहुत सारे एयर डिफेंस हैं जिससे वो बहुत हद तक अपना बचाव कर रहा है। लेकिन अब एक दावा किया गया अमेरिका में, एम्बेसडर जो है इजराइल के, उन्होंने कि इस वक्त ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी संख्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल अभी डिटेल में बता देंगे, मतलब जो एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के फिर री एंटर करके आती है, बहुत हाई वेलोसिटी पर आकर के हिट करती है, बड़े बड़े पेलोड, बड़े बड़े बम ले जाकर के ये मार सकती है, और इसको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। और वो उसके पास कई किस्म की हैं। उनका दावा ये था कि अभी इसके पास 2000 हैं। ये इसका लक्ष्य ये था, खमैनी जो है वहां के, उनका लक्ष्य ये था कि 2-3 साल के अंदर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमारे पास एक जखीरा होना चाहिए, जो हम अगर जरूरत पड़े तो एक साथ इजराइल के ऊपर मारो, इसका जवाब इजराइल के पास नहीं होगा। तो क्या ये बात सही है? कुछ ग्राफिक्स है इजराइल के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, एक एक करके उनको हम लोग लेते हैं। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये आयरन डोम की बात कर रहे, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बना था, खासकर हमास के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसके अलावा एक चर्चा में जो आया एरो 1 और एरो 2 सिस्टम, उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। ये आयरन डोम 2011 में बना था। ये जो एरो 1 एरो 2 सिस्टम है, ये लंबी दूरी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम से इस मामले में अलग है। ये वायुमंडल के अंदर बाहर दोनों जगहों से आ रही मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर सकता है, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग ने मिलकर के इस सिस्टम को डेवलप किया है। इसके अलावा एक सिस्टम की अभी हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, ये अमेरिका का दिया हुआ है इजराइल को, थार्ड सिस्टम, THAD, थार्ड। ये एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका की तरफ से दिया हुआ। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं। और बाकी और भी कुछ है तो वो बताएंगे आपको AVM साहब। सर, सो बेसिकली सौरभ, जो भी एयर डिफेंस नेटवर्क बनाया जाता है उसका रीज़न ये होता है कि हम किस तरह के हमले अपने ऊपर, हम जिनकी हमें आशा है कि इस तरह की चीज़ें होंगी, उनको आप उसको बैकग्राउंड में रख करके बनाते हैं। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत पॉपुलर है आयरन डोम, बिकॉज जो नॉर्मल होता था इजराइल को अटैक, रॉकेट्स का, मोटर्स का, या जो छोटी मिसाइल्स हैं वहाँ से आती थी, वो हमास, हिजबुल्ला और इन लोगों की तरफ से आती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए आयरन डोम था। सो आयरन डोम में जो उसको करीब 70 किलोमीटर तक माना जाता है कि 70 किलोमीटर तक जो चीज़ आती है उसको वो इंगेज कर सकता है, मार सकता है। और जिन मिसाइल से वो मारता था उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स बोलते थे, या जो बैटरीज होती थी, एक गन बैटरीज होती थी, वो भी यूज़ होती थी। तो ये सिस्टम आपका नीचे हो गया। अब उसके ऊपर जो सिस्टम आता है नेक्स्ट लेवल पे, एरो 1 एरो 2, उससे पहले हमारा डेविड स्लिंग आता है, इसका नाम यहाँ नहीं हुआ है। डेविड स्लिंग जो है वो 40 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक इंगेजमेंट करता है, एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और क्रूज मिसाइल्स का। अच्छा। जो विद इन द एटमॉस्फेयर है, उसमें भी अगर वो सबसोनिक हैं। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास सुपरसोनिक आ गया तो हम क्या करेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल जब बनने लगी तो एरो 1 एरो 2 ये दोनों आए। दोनों जो एरो 1 नेचुरली ये सब आता है, उस अभी भी हम एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर माना जाता है, मतलब वायुमंडल में है। वायुमंडल की सीमा रेखा मानी जाती है 100 किलोमीटर तक आज वायुमंडल मान के चलते हैं, उसको कार्बन लाइन बोलते हैं। कार्बन लाइन के ऊपर जो भी होता है उसको हम एक्सो एटमॉस्फेरिक मानते हैं। मिसाइल जो हवा में जा रही है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, वायुमंडल के अंदर ही है और घूम के नीचे आ जाएगी। उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है, उसके अंदर एक आपकी जो बाहर चली गई एटमॉस्फेयर के, वो भी मिसाइल हो सकती है। इसका मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर जो भी होता है, कार्बन लाइन उसको बोलते हैं, उस लाइन के ऊपर जो भी है वो एक्सो एटमॉस्फेरिक मानी जाती है, वायुमंडल के बाहर से आ रही है, री एंट्री इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब आपकी जो मिसाइल्स बनी, जिनसे खतरा बना, इसमें एक बात आई, ये जो आपकी मैंने खैबर शिकान पहले भी बताया था इसी शो में, खैबर शिकान जो बनी उसका RCS बहुत कम है, उसकी ग्लाइड बहुत अच्छी है, और उसका मैक जो है स्पीड 13 मैक्स का है। इसको इंगेज करने के लिए, और जब वो करता है बाद में वो MARV है, नॉट MIRV, मैनोरेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब ये ऊपर जाके दोबारा एंटर करता है और मैनोरेबल है, इसलिए उसको पकड़ना अपने मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू डिफिकल्ट है। एरो 1 एरो 2 एरो 3, जबकि इनके पास रेडार्स हैं
एक पाइन ग्रीन रेडार है जो 900 किलोमीटर तक देखता है, और दूसरा सुपर पाइन ग्रीन है जो उससे भी आगे देखता है। तो इसका मतलब दिख जाता है, ट्रैक हो जाता है, लेकिन जब मिसाइल अंदर आकर के अपना मैनोवर लेती है, उसके बाद अटैक करती है, उसकी एक्यूरेसी अभी इतनी नहीं है, लेकिन उस अटैक को करने के लिए फिर उन्होंने एक बनाया आयरन बीम। आयरन बीम, आयरन बीम, आयरन बीम क्या करता है, वो लेजर वाला है और लेजर का है और एआई इनेबल्ड है। इसका मतलब वो पहचान सकता है छोटे से छोटे को और उसको इंगेज कर सकता है। ये सब इसराइल के ये अपने सारा एक ग्रिड पे है। हम इसलिए बता रहे हैं उस ग्रिड को। हमारा IACCS बहुत पॉपुलर हुआ ऑफ सिंदूर में, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और हमारा आकाश तीर बहुत पॉपुलर है। ये नाम से सारे दर्शक नहीं, अभी आपने जितने सिस्टम्स बताए इसराइल के, ये उसके खुद के डेवलप किए हुए ये खुद के हैं और सारे के सारे एक नेटवर्क पाते हैं। ठीक है। उसको नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क बोलते हैं। अब इस सब के बावजूद लेकिन मिसाइलें गिर रही हैं इसराइल तो में। मिसाइल, अब उसमें यह है कि जब भी आप इतनी सारी ग्लाइड मिसाइल्स फेंकेंगे, देयर इज ऑलवेज अ लीक थ्रू। कोई भी एयर डिफेंस नेटवर्क ये नहीं बताता है कि वो 100% प्रूफ है। उसमें 95% हो सकता है, 96% उसको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। ठीक तो है। अगर आपने 100 मिसाइल दागी तो 3-4 आ सकती है। सर एक क्विक रिएक्शन, इसकी लोग जो तुलना कर रहे हैं अपने हमारे इंडिया के सिस्टम से कि भाई पाकिस्तान ने इतने ड्रोन और इतनी मिसाइलें मारी कोई, लेकिन हमारे नुकसान नहीं हुआ। सो हमारा सिस्टम कंपेरेबल या बेटर है या तुलना नहीं हो Comparable है, सकती? लेकिन एक फर्क है, हमारे ऊपर कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल दागी नहीं गई। हमारे ऊपर कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका मतलब ये होता है 5 मैक से ऊपर वाली, और जिस मिसाइल की हम यहां बात कर रहे हैं वो 13 मैक की है। अच्छा, 13 मैक की यही डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर के इजराइल चिंतित है। इसको और डिलीवरी आपके प्लेटफॉर्म पास मतलब इंडिया के पास सिस्टम्स हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को हैं। रोकने के? हमारे पास हैं। हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत कम देशों के पास हैं। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी इतने सैंक्शंस के बाद ईरान में कैसे है? वो उसके लिए ही उसके पीछे जो चाइना है और जो रशिया का हाथ है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी है हमारे पास? हमारे पास है, हाइपरसोनिक बिल्कुल। मिसाइल है। मिसाइल भी है और मिसाइल रोकने की मिसाइल भी है। मिसाइल भी है, हाँ वही कह रहा हूँ, दोनों चीजें। दोनों चीजें हैं। ब्रह्मोस तो तो ये भी जो कुश बन रहा है हमारा कुश, हाँ। जो S-500 के मुकाबले से ऊपर है। मैं एक बात खत्म कर दूं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल में मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं। इसका जो बनता है एरो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एरो स्ट्रक्चर LNT में ही बनता था। ठीक हमने बना के दिया, जो एक्सपेरिमेंटल हुआ उसके बाद जो बना। हम लोग ने ये बात पहले भी की थी कि ये सारी लड़ाई लड़ी तो सर हवा में जानी है। मतलब ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल तो इसमें होता हुआ कहीं अभी तो फिलहाल भविष्य में तो कहीं नो कॉन्टैक्ट बैटल, हाँ। नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्ट्रैक्ट बैटल ही रहेगी। कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। अब तो ये बैटल से अब वॉर इसको normally बोलते हैं contact less वॉर में आ warfare। चुके हैं। मैं बोलूं? हाँ प्लीज। इसमें ऐसा है कि जो अभी तक का जितने युद्ध हुए हैं इजराइल हमास, उसमें कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी हुआ है क्योंकि ट्रुप्स फिजिकली गए हैं। रशिया यूक्रेन में भी कॉन्टैक्ट बैटल हुआ है, वहाँ ट्रेंच वॉरफेयर से लेकर सारे वॉरफेयर हुए। मल्टी स्पेक्ट्रम डायमेंशन में हुए, वहाँ पर ट्रेंचेस भी कैप्चर हुई है, हैंड टू हैंड 12,000 लोग मर गए। तो वो भी हुआ है। लेकिन इंडिया का और जो अभी पाकिस्तान का हुआ था ऑफ सिंदूर में, वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर था। लेकिन अगर ये लंबा चलता तो जाहिर है कि फिर कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता। जहाँ तक इजराइल का और इसका सवाल है ईरान का, वो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होने का संभावना है ही नहीं। मैं उसको बोलूँगा टोटली रूल्ड आउट है, क्योंकि इनके जो फिजिकल डिस्टेंस है बिटवीन द टू कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा हैं। वो नेबरिंग कंट्रीज भी नहीं है। नेवल वॉरफेयर हो सकता है एट बेस्ट, पर ज़्यादातर ये लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जितने फायर कर रहे हैं, और ये ड्रोन्स वगैरह दोनों तरफ से वही हो रहा है। तो इसमें ग्राउंड ट्रुप्स की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जो इजराइल ने किया है, जो उन्होंने मोसाद अपने इन्फिल्ट्रेट कर रखे हैं उनके सिस्टम्स के अंदर, वो भी मैं बोलूँगा एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वही एक है जो आज पूरे ईरान के अंदर लोग तुलना भी कर रहे हैं कि कौन हमारा भी दुश्मन है, कौन हमारा साथी है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है आज ईरान में, जो हम तख्ता पलट की भी बात कर रहे थे। देखिए ईरान में आज क्या हो रहा है कि ईरान की जो जनता है वो अपने को सेफ नहीं महसूस कर रही है। क्यों? इजराइल में सबके लिए अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ईरान में वो नहीं है। क्या बोला गया है कि आप स्कूल्स में या मस्जिद में जाइए, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, या मेट्रोज के अंदर जाइए। कितने लोग कितने मेट्रोज में घुस जाएंगे और कितने दूर होते हैं। तो ये क्या है कि जनता का मोराल इस पर असर हो रहा है। और आज ईरान में तेहरान से कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे हेडक्वार्टर्स मैक्सिमम मिलिट्री फॉरेन जितने भी हैं वो सारे तेहरान में लोकेटेड है। तो इसलिए वो जनता का एस्केप हो रहा है। और वहाँ पर अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, गैस नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए
देखिए, जब जनता का एक आक्रोश होता है, और आपको मैं ये बता दूं, ये ऑपरेशन 2 साल से प्लान चल रहा था इजराइल का। ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, आपने बड़ा सही बोला कि वहां के लोग भी इन्वॉल्व होंगे। आपको हैरानी नहीं होना कि IRGC के और खुमैनी के भी टीम के अंदर कुछ हो सकते हैं जो इनके अगेंस्ट में हो। एक दो सवाल सर इसी रिजीम से जुड़े हुए। पहले तो क्या आप मानते हैं खोमेनी लेजिटिमेट टारगेट है इजराइल के लिए? बिल्कुल, वो तो डिक्लेयर टारगेट था, लेकिन कल अमेरिका ने वो रूल आउट कर दिया है उसको। वो बोला कि उसको टारगेट नहीं करना है। पर आपको मैं बता दूंगा, ये इजराइल का इंटरेस्ट रहेगा उनके। वो हो सकता है टारगेट करेंगे, लेकिन वो बोल सकते हैं कि हमारे वहीं के लोगों ने किया है। और दूसरा, आपने अभी अगर कुछ चैनल्स देखे होंगे, जो इनका पहलवी है, जो क्राउन प्रिंस है, जो US बेस्ड है, वो भी काफी टीवी में खुल के आने और आ रखा है। और 2023 में ये नेतन्याहू को मिला था जाके इजराइल में। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि इसका भी अभी होल्ड है वहां, रेजा पहलवी का। और ये हो सकता है कि ये जो इंटरनल डिसेंट है, ये लोगों के अंदर, ये कहीं ग्रुप्स के अंदर हो रहा है। इसीलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। आप लोग सर बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमने देखा है पॉपुलर हिस्ट्री में, तख्ता पलट या रिजीम चेंज 2 तरीके से होता है। एक तो मैस मूवमेंट, लोग सड़कों पर आ गए, हजारों लाखों लोग आ गए और आपने घेर लिया रॉयल पैलेस को, जैसे होता था पहले, और फिर राजा को आपने हटा दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो एस्टैब्लिश्ड रिजीम या सरकार चल रही है, वो उसका टॉप लेयर खत्म हो जाती है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। जैसे ये कर्नल गद्दाफी वगैरह क्या थे, ये अपनी सेना में रहते हुए इन्होंने अपनी सरकार की ओवरथ्रो कर दिया। ये एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा थे। दोनों में से कोई चीज के लिए वैलिड ग्राउंड्स हैं इस वक्त? वैलिड ग्राउंड्स इस समय जो है ऐसे नज़र तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर राजा पहलवी का भी जब तख्ता पलट हुआ था उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज 1979 के लगभग। तो उस टाइम जो तख्ता पलट हुआ था, जिसके एवज में खोमेनी की सरकार बनी थी, इतने सालों से इनकी सरकार ये चल रही है। और अभी हमने ये भी सुना है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि उस लीडरशिप को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एकदम से लीडरशिप को इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि पूरा देश अगर सिविल क्योस में घुस जाए, तो फिर उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सर, उस व्यक्ति के साथ रिलीजियस भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो केवल ईरान की नहीं, दुनिया में बहुत सारे और। तो इसलिए सिर्फ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसका होना एक बात है। जमीन जो है उसके लिए उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उसके लिए ग्राउंड तैयार करने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी वो ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो तैयार होते तो शायद ये टॉप लीडरशिप की तरफ खत्म करने की बात करते, जो कि बात सुनने में नहीं आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अभी जो ये हमला हुआ है ईरान के ऊपर, क्योंकि ये एक तरह से लड़ाई वाला माहौल क्रिएट कर दिया गया है, उसकी वजह से लगता है कि वहाँ के देश इस समय अपने देश की देशभक्ति और उसको बचाने के माहौल में ज्यादा पड़ गए हैं, ना कि वो तख्ता पलट, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों तरीके की चीजें आ रही हैं सर, मैं फ्रैंकली बताऊं। देखिए, नहीं, हम तो जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी बात करें या जो खबरें आ रही हैं, अच्छा, ऐसे माहौल में बहुत सारी खबरें जो हैं इंटरेस्टेड पार्टीज प्लांट भी कराती हैं या उनको बढ़ावा भी देती हैं। इजराइल की कोशिश ये होगी कि छोटी से छोटी खबर वहां से निकाल के कि जो उनकी ईरान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है उसको ब्लो आउट करे, बड़ा चढ़ा करके दिखाए। ईरान की कोशिश ये होगी कि जितने लोग वहां डेथ टू इजराइल समाप्त हो जाए, वो नारे लग रहे होंगे, उनको वो दिखाए। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने एक वीडियो ये देखा कि वहां के एक टनल में ट्रैफिक जैम हो गया और वो फर्स्ट डे था इजराइल की स्ट्राइक्स का, फर्स्ट डे या सेकंड डे, और लोग म्यूजिक चला के गाड़ियां बंद करके डांस कर रहे हैं इजराइल की। हाँ, वो बड़ा पॉपुलर हो गया वो वीडियो, और वो चल रहा है वहां पर कि लोग खुशियां मना रहे हैं कि इजराइल ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो इजराइल में इस तरह का माहौल, ऐसा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो साइप्रस में है, वो इस वक्त वहां कुछ कह रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी,
भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। यूएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री साइप्रस में हैं और देखिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की घोषणा की है कि हम एक साइप्रस, ग्रीस, इंडिया इसकी एक बिजनेस काउंसिल की स्थापना जो है वो करने जा रहे हैं। और ये सारा ये साइप्रस का उनकी आइटिनरी में कनाडा जाते हुए जोड़ा जाना, ये सीधा सीधा तुर्की को एक संदेश है। साइप्रस और ग्रीस, ये दो जो है ट्रेडिशनल राइवल्स माने जाते हैं तुर्की के, तो एक साफ संदेश यहां से भारत दे भी रहा है। एक ऐसे देश के साथ जिसके साथ अब ये दो प्रधानमंत्री का यहां जाना कई बरसों में हुआ है, किसी प्रधानमंत्री का साइप्रस जाना। तो एक तो हम संबंधों को दोबारा मजबूती दे रहे हैं, और दूसरा आप अपने राइवल को या जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, जो तुर्की है, उसको भी आप यहां से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज साहब। बिल्कुल, ये तो एक अगर एक ही शब्द में बोलूँ, ये काउंटर टर्की ऑपरेशन है इंडिया का, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। और प्रधानमंत्री ने ये जो एक अलाइनमेंट बताया ग्रीस और ग्रीस साइप्रस और इंडिया, वो तो बहुत अच्छा है। साथ में उन्होंने उसका भी जिक्र किया आईमेक कॉरिडोर का,
जो हमारा इंडिया से फिर वो दुबई से होते हुए और फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, हाइफा से, और फिर वो जाएगा पूरे यूरोप में जिसमें साइप्रस भी आएगा। तो वो कॉरिडोर एक एक्चुअली वो भी देखा जाए तो काउंटर BRI प्रोजेक्ट है चाइना का। तो इंडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में भी बढ़ता जा रहा है और मेडिटेरियन में और यूरोप में भी बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया की जो एक स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल बहुत अच्छी है। और ये प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है ये वैसे भी शेड्यूल थी, ये ऑफ सिंदूर की वजह से डिलेड हो गई है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पहल है। वो लोग जो आपको उनके लिए कितना मायने रखता है साइप्रस के लिए कि भारत का प्रधानमंत्री आया? आप ये सोचिए, साइप्रस के ये राष्ट्रपति हैं, ये एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गए प्राइम मिनिस्टर को, खुद मोदी को। और इसके अलावा उनका जो सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो हमारे साथ अलाइन हो रहा है, हमारे हितों के साथ जुड़ रहा है। आइए अब बात करते हैं अहमदाबाद में हुए उस बेहद दर्दनाक एयर क्रैश की जिसने सैकड़ों जिंदगियां ले ली। एयर इंडिया का ये जहाज AI-171 जो बोइंग का एक जहाज था, क्यों क्रैश हुआ, इसको लेकर के जितनी बातें, जितनी थ्योरीज इस क्रैश के बाद उठी हैं, शायद इससे पहले किसी और प्लेन हादसे के बाद इतनी चर्चा नहीं हुई हो। क्या इसमें पायलट की कोई गलती थी, कोई ह्यूमन एरर हो गया, किसने का दोनों इंजन फेल हो गए, कोई फ्लैप्स की बात करता है, कोई नीचे उसका जो लैंडिंग गियर है वो क्यों अंदर नहीं गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और ये क्यों ऐसा हुआ, इसकी बातें हो रही हैं क्योंकि एविएशन को जानने वाले, जहाज़ उड़ाने वाले एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सब बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो इस जहाज़ की वीडियो में हमें दिखाई नहीं देती, जो की जानी चाहिए थी, या जहाज़ जो अपने आप करता है। फिर ऐसा क्यों? ये डबल जब बात कहते हैं कि दोनों इंजन फेल हो गए, ये भी बहुत से एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतरता कि ये जहाज जो बनते हैं वो एक इंजन के ऊपर अपना सारा काम करने के काबिल होते हैं, दूसरा इंजन जो है वो एक किस्म का फेल सेफ होता है। तो दोनों इंजन एक साथ किसी वजह से काम करना बंद कर दें, ये मुमकिन नहीं लगता उनको। 1 in a billion चांस कहा किसी ने। कोई इंजन बंद होते हैं जब कोई बर्ड हिट हो जाती है, वो ऐसा वीडियो में दिखाई देता नहीं। फिर आखिर ऐसा उस रोज क्या हुआ? इतने अनुभवी पायलट, दोनों पायलट्स के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो इस जहाज को काफी अरसे से उड़ा रहे थे, तो वो कोई ऐसी बेसिक भूल चूक कर देंगे इसकी गुंजाइश भी दिखाई नहीं देती। और तो केवल टेक ऑफ फेज था, ये भी नहीं कि बहुत लंबे दूरी की जो है वो हो चुकी, उड़ान हो चुकी और उसमें कोई गलती कर जाए, थकान में कोई गलती कर जाए। तो ये सारी बातें गले किसी के नहीं उतर रही हैं। लेकिन अब एक नई चीज का जिक्र हुआ, वो हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहली बात तो केंद्र सरकार की जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है जो उसने गठित की थी, उसकी आज पहली बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में यह बैठक दिल्ली में होगी। इस दौरान मानवीय चूक समेत हादसे की सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। इस कमेटी को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। AAIB ने इस हादसे की जांच पहले ही शुरू कर दी है और AAIB हादसे की तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगी। और ये आप कह सकते हैं कि उससे ज्यादा एक बड़े स्कोप की एक और मैंडेट की एक कमेटी बनाई गई है जो जांच में जो बातें सामने आएंगी उसके बाद कुछ बड़े फैसले भी ले पाने में केपेबल होगी। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, इस वीडियो में ऐसा दिखा क्या? अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जो वीडियो सामने आया है उसके बाद चर्चा हो रही है एक रैट सिस्टम की, RAT। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने रैट के बारे में बात की है। इस वीडियो को देख करके जो शायद पहले नजर नहीं आया, बाद में भी एक्सपर्ट्स का ध्यान भी बाद में गया, इस ड्रीमलाइनर 787 जहाज में रैट डिप्लॉय किया गया था। अब आप इस तस्वीर को देखिएगा गौर से जरा। नीचे आपको जहाज की बेली जिसको कहते हैं, उसके नीचे से आपको एक कुछ चीज बाहर निकली हुई जो है वो दिखाई देगी। यही है रैट, यानी रैम एयर टर्बाइन, जो इसके दोनों विंग्स के नीचे के बीच में होती है, दोनों पहियों के बीच में, प्लेन के पेट के नीचे ये रैट सिस्टम लगा होता है। आमतौर पर ये जो इक्विपमेंट है ये जहाज के अंदर होता है। पायलट इसको तभी डिप्लॉय करता है या इसको ऑपरेशनल तभी करता है जब उसके पास कोई दूसरा उपाय या विकल्प ना हो, जब उसका इंजन बंद हो जाए, पावर ना आ रही हो जहाज के अंदर, जैसा इस जहाज के साथ हुआ। उस इमरजेंसी सिचुएशन में ही ये रैम एयर टर्बाइन ये डिप्लॉय की जाती है, इससे कुछ पावर जहाज को मिल सकती है। रैट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अकेले जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार ने भी कुछ ऐसी बात बताई थी जो इस ओर इशारा करती है। जब ये रैट डिप्लॉय किया जाता है तो उस वक्त कैसी परिस्थितियां होती हैं, रमेश के बयान से वो कुछ बातें मेल खाती हैं। उन्होंने कहा था कि जहाज जब नीचे गिरा उससे पहले प्लेन के अंदर ग्रीन और व्हाइट लाइट्स जलनी शुरू हो गई थी
और इसे भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक किस्म की रैट डिप्लॉयमेंट से पहले की स्टेज है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और जब पावर नहीं मिल रही जहाज को ऊपर ले जाने के लिए पायलट को, उस इमरजेंसी में उसने इस रैट का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको वो जो ये तो एक प्रतीकात्मक वीडियो था आपको दिखाने के लिए रैट सिस्टम होता क्या है। अब आपकी स्क्रीन पर वो ओरिजिनल वीडियो आएंगे उस जहाज के, 2 वीडियोज हैं, वो वीडियोज आप स्क्रीन पर ले लीजिए और हमें एवीएम साहब बताएं क्या ये रैट सिस्टम डिप्लॉयड इस तस्वीर में देखकर बताया जा सकता है क्या, और अगर हां तो क्या कोई हमें इशारा मिलता है इंजन फेलियर की होने का। सौरभ, 2 बातें चल रही हैं कि इस वीडियो को देख करके अगर आप बार बार भी चलाएं, मैं इसको पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं कि रैट दिख रहा है कि नोज का थोड़ा शैडो दिख रहा है। Okay. इसलिए लेकिन ये बताया गया है कि एक और क्लियरर वीडियो है जिसमें रैट डिप्लॉयमेंट और साउंड के साथ है वो, तो पता चल रहा है कि उसमें प्रोपेलर की साउंड आती है कि रैट डिप्लॉयड हुआ। अब मैं आपको बता दूं, रैट पायलट डिप्लॉय नहीं करता है। अच्छा। रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है अगर दोनों इंजन्स फेल कर जाएं, क्योंकि इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, टोटल हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है जहाज में। तो रैट इज ए स्टैंड बाय फैसिलिटी। टोटल में क्या होता है, इसमें 6 जनरेटर्स होते हैं सौरभ, 1-2 नहीं 6 जनरेटर्स होते हैं। इस जहाज में रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है एंड दिस इज द लास्ट बिट ऑफ एफर्ट। इट डज नॉट गिव एनी थ्रस्ट, इसका थ्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आ जाएगा और हाइड्रोलिक्स आपके इतने हो जाएंगे कि आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल सर्फेसेस। ये इंजन का काम नहीं कर रहा है। ये इंजन, इसका मतलब इस रैट डिप्लॉय होने का मतलब ये होता है, जो आप अगर डायरेक्टिव लॉजिक से जाएंगे, जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, इसका मतलब दोनों इंजन फेल कर गए। ये आउटकम उसका निकलता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए। तो फिर ये काम नहीं, अगर इंजन फेल कर गए तो इसको डिप्लॉय करने से क्या हो जाएगा? इसको डिप्लॉय करने से आप जैसे मेडे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। Okay. आपके पास हाइड्रोलिक्स आ गई। अगर आप हायर लेवल पे हैं, आप समझ करिए क्रूजिंग लेवल पे हैं, तो आपका स्पीड है, आप इंजन को रीलाइट कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट को ग्लाइड कर सकते हैं, जो हडसन वाले केस में हुआ था, और ग्लाइड करके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल सर्विसेज जो एलेरॉन्स हैं, रडर्स हैं, जो आपके जितने भी आपको लेके चलते हैं, फ्लैप्स हैं, उन पे आपका कंट्रोल है, ये उनको प्रोवाइड करता है। इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। इस हाइट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो एयर ये communication देता है। एयर मार्शल, इसका मतलब हम ये मान लें, क्योंकि हमें मालूम नहीं इसके बारे में, सिर्फ ये बात करना सोचा कि मैं सवाल पूछ लूं आपसे, हम ये मान लें कि रैट अगर डिप्लॉय हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है डिप्लॉय ऑटोमेटिकली कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रैट का डिप्लॉय होना इस बात का फर्स्टली सबूत है। ऑटोमेटिक है। हाँ। इसीलिए लोग रैट की बात करने लगे। जो कैप्टन स्टीव थे, जिनका वीडियो पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, उन्होंने आके अपोलोजाइज किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था फ्लैप की प्रॉब्लम है, इंजन की। मैं जरा बता देता हूं, आप ये कुछ एक्सपर्ट्स की वीडियो जरा वायरल हो गए इस एक्सीडेंट के बाद। उन्हीं में से एक ये कैप्टन स्टीव हैं, ये यूएस एयरफोर्स में रह चुके हैं, उनके टॉप गन उसमें भी थे ये प्रोजेक्ट। नहीं, इन्होंने 787 फ्लाई भी किया है। 787 फ्लाई किया, 20,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे जो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, बर्ड हिट हुआ नहीं है, फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है, या तो अगर इंजन फेल की बात है। फिर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, मुझे ये लगता है कि इसमें को पायलट की गलती थी। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैंने वीडियो और ध्यान से देखा तो मुझे ये लग रहा है कि रैट डिप्लॉयड है। तो रैट डिप्लॉयड है तो इसका मतलब ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है, इसका मतलब इंजन फेलियर है। वो भी अपना असेसमेंट सुधार के यहीं पहुंचे। हाँ, अब आप इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर चर्चा में थोड़ा समय हो तो सबसे बड़ी बात है कारण क्या हो सकते हैं। अगर आप बोइंग का देखिए, बोइंग के बारे में क्वालिटी इश्यूज को लेकर बहुत सारी बातें आती रही, और ये एयरक्राफ्ट जो 787 प्रीडोमिनेंटली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, लेकिन इसमें रिडंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं। किसी भी एक चैनल की कम से कम 6 रिडंडेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन जो पावर के लिए 6 जनरेटर्स हैं, 4 मेन हैं, 2 ऑक्सिलरी जनरेटर्स हैं। तो उसके बाद ये रैट डिप्लॉय होता है जब फुल इंजन फेलियर होता है, दोनों इंजन का, और इसका एक इंजन सफिशिएंट है पूरे जहाज को ले जाने के लिए विद फुल लोड। वहां कोई इसमें कमी नहीं है। अदा ये डिप्लॉय था कि नहीं? अब वीडियो, हम तो वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो जो उनको ब्लैक बॉक्स वगैरह मिला है, उसमें पता चल जाएगा। जो जांच में ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल गया है, उस सब में तो आ ही जाएगा ना। आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग बिलेटेड स्टेज। जांच में एक जो भी जांच को मिल्क करेगा, हम डेटा मिल्क करते हैं, आई हैव मिल्क डेटा माई सेल्फ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, सारे हाइड्रोलिक्स पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे, सारे फ्यूल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे, सारे आपके कंट्रोल सर्फेसेस की जो मोमेंट बाय मोमेंट है, हम उसको टाइम ग्राफ में रन कर सकते हैं। और आजकल यह भी सुविधा है कि आप उसको ले जाइए DFDR को और सिमुलेटर में लगाइए, द फ्लाइंग विल टेक प्लेस अकॉर्डिंगली, सिमुलेटेड फ्लाइंग।
इसका मतलब कोई भी मोमेंट आप मिस नहीं करेंगे। और जो मोमेंट ये हमारे इस घटना चक्र में आते हैं, एक आता है V1 जो आपने बहुत सुना है, इसलिए मैं दोबारा बताना नहीं चाहूंगा, जिस पर आप जो स्पीड पर पहुंचते हैं वो स्पीड आपको 30-40 सेकंड के रोल के बाद मिल जाती है। उसके बाद आता है VR रोटेशन, उसको रोटेशन बोलते हैं, बिकॉज CG के अराउंड आप रोटेट करते हैं जहाज को, आप पिच करते हैं। आपने जहाज को पिच किया, जहाज जाना शुरू किया। अब जहाज जब ऊपर जाता है, अब यहां फ्लैप वाली जो कंट्रोवर्सी आती थी उसमें उन्होंने कहा पायलट, एक उसमें होता है पायलट फ्लाइंग, एक होता है पायलट मॉनिटरिंग या पायलट नॉन फ्लाइंग, उसके दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जो पायलट फ्लाइंग है वो बाहर देख रहा होता है, पायलट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये वाला एक्शन ये बोलता है, देन हिल से गियर अप, गियर अप किया, ये बात चर्चा हो चुकी है। इसमें वो जो लैंडिंग गियर है वो अंदर नहीं हाँ, हुआ, अब तो नहीं हुआ। अब सवाल है कि दोनों इंजन फेल किए, उसका क्या है? सिंगल पॉइंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का है, इसका एक डायरेक्शन बोइंग का आया था, उसके बेसिस पर फेडरल अथॉरिटी ऑफ एविएशन जो यूएसए की है उसने भी इशू किया था। आपके बाद यहां अगर किसी ने जहाज उड़ाया है तो वो जनरल साहब है। सर अब जांच शुरू हो चुकी है, सारे टेक्निकल पहलू जो हैं वो देखे जा रहे होंगे। अब एक ये नई बात आई है, हमारे यहाँ बहुत से लोग बह गए थे कुछ विदेशी लोगों के असेसमेंट में, यार पायलट से तो कोई गलती नहीं होगी, जो बहुत अनफेयर है कि आप वो है नहीं अपने बचाव करने के लिए और आप उनके ऊपर कोई बात कह दें। लेकिन अच्छी बात है कि उन्हीं में से जो ये कैप्टन स्टीव नाम से जो कोई हैं, इन्होंने अपना सुधार किया है और अब ये कह रहे हैं कि मुझे, पहले ये कहते थे मुझे मेरे हिसाब से इंजन फेल नहीं हो सकता, अब ये भी आ गए हैं कि नहीं, ये इंजन फेल की कहानी लगती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा जो भी हादसा इस जहाज के साथ हुआ है उसको हम कैटास्ट्रोफिक फेलियर, मतलब इस प्रकार का फेलियर हुआ है कि उन पायलट्स के पास में कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अभी आप देखिए टेक ऑफ टू द क्रैश कितने सेकंड का समय था? जस्ट अबाउट 1 मिनट में तो सब कुछ हो गया। तो जब इनको पता चला कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो गया है, 30 से 35 सेकंड बचे थे पायलट के पास में इस जहाज को बचाने के। यहां मतलब कहानी खत्म, मतलब सोचने का समय नहीं था। आप सोचिए 30 सेकंड आप स्टॉप वॉच ऑन करिए और देखिए आप कितना समय में 30 सेकंड खत्म होते हैं। तो ये एक इतना बड़ा एक फेलियर हुआ है जो दो एक्सपीरियंस पायलट, 8000 घंटे की एक की एक्सपीरियंस, दूसरे की 1100 घंटे की एक्सपीरियंस, कोई बोले उसने गलत बटन दबा दिया, सवाल ही नहीं उठता है। मैं छोटे जहाज उड़ा चुका हूँ एज अ हॉबी, एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस। माइक्रोलाइट उड़ा चुके हैं हम, वो जिसको बोलते हैं स्काई डाइविंग कर चुके हैं, पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जब आप फ्लाइंग कर रहे हो तो आप कोई गलत बटन दबा दें, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपको पता कि एक गलत कार भी आपने करी तो आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो मेरा मानना ये है कि ये किस प्रकार की घटना है जो उन पायलट्स के बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड समथिंग, इस प्रकार की घटना घटी है कि जो कोई भी उसको बचा नहीं सकता था। तो आगे तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, जब इसका DVR या इसका ब्लैक बॉक्स के अंदर एनालाइज किया जाएगा इसको, तो अपने आप निकल के आ जाएगी सच्चाई, अगर उसको कोई टेम्पर ना करे। सौरभ, इसमें खास बात यह है कि अगर ऑपरेशनल मिस्टेक नहीं है, जो इस केस में हमने कहा पायलट एरर नहीं है, देन इट इज इन द डोमेन ऑफ एरोनॉटिक्स, तब उसको फ्लाइंग करने वाले से कोई मतलब नहीं है। जिसको इंजीनियरिंग जहाज के पता है वही इसके बारे में अब बता सकता है। तो इंजीनियरिंग क्या है, दोनों इंजन्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब चूंकि अब इक्विपमेंट के ऊपर बात आई है, तो इक्विपमेंट कैसे फेल कर सकता है? मिसमैच ऑफ फ्यूल भी इक्विपमेंट को फेल कर देता है। अगर फ्यूल आपको ATF चाहिए, आपने गैसोलीन भर दिया तो वो हो सकता है, लेकिन हम ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड में जो दोनों के बाउजर्स होते हैं, उनकी जो मार्किंग्स होती हैं, उनके नोजल साइजेस होते हैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं। और आपको बता दें, सिंस आई हैव बीन ऑन द एयरफील्ड फॉर होल ऑफ आवर लाइफ्स, वी हैव सीन ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसका आप वायलेशन कर सकते हैं। बिकॉज फ्लाइंग में सबसे बड़ी बात हुई है आप फेल सेफ बनाते हैं, फेल करें फिर भी सेफ रहे। तो उसमें इसीलिए डिप्लॉय होता है कि अगर आपकी सारी इलेक्ट्रिकल पावर चली गई, तब भी आपके पास कम्युनिकेशन करने की पावर है, कंट्रोल सर्फेसेस को मूव करने की पावर है, तभी आप जहाज को चला सकते हैं। लेकिन एक क्रूजिंग हाइट पर होता है, जिस हाइट पर ये हुआ है, जो कि 400 फुट ही ऊपर, पायलट कुछ कर ही नहीं सकता था। इसमें आप देखिए थोड़ा ये हो रहा है, दोनों इंजन फेल कर गए, इट फ्लटर्स लाइक अ लीफ। ये भी अगर आप गौर से देखिएगा, वो जो लोग एक्सपीरियंस वही देखते हैं, इट फ्लटर्ड लाइक अ लीफ। फ्लटर किया है उस वक्त एयरक्राफ्ट में, जब फ्लटर करता है दैट मींस एयरक्राफ्ट हैज नो कंट्रोल। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त आपका निष्कर्ष के तौर पर झुकाव किस ओर है? मैं कह रहा कि फाइनल क्या? मैं देखिए निष्कर्ष के जितने होते हैं टेबल पे, हम लोग इसको जहां से पहला लेकर के सिंगल पॉइंट फेलियर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो सिंगल पॉइंट फेलियर में आता है सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर डायरेक्शंस भी इशूड हैं। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या हुआ कि ये फेलियर हुआ, ऑल इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स होल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फेलियर हैज टेकन प्लेस। बट इस हाइट में अगर आप इसको सिमुलेट करेंगे, क्या दोनों इंजन इमीडिएटली फेल कर जाएंगे? नॉर्मली जो इंजन रन डाउन करते हैं, दोनों का रन डाउन टाइम हम हर बार नोट करते हैं एरोनॉटिक्स में। जब आप नोट करें, एक थोड़ा पावर रहेगा, दूसरे का एकदम नहीं रहेगा, यहाँ दोनों इंजन एकदम बंद हो। मैं आपसे दो बेसिक सवाल पूछिए। एक सवाल ये है, हाँ अच्छा रहेगा ताकि जो ऑडियंस है वो समझ पाएंगे इस बात को। एक तो ये कि जो ये अभी कल एक लड़के को पकड़ा था पुलिस ने, जिस जो वीडियो बना रहा था, बिल्कुल नीचे से उसने जो रिकॉर्ड किया, क्या ये संभव है कि अगर दोनों इंजन फेल थे और रैट डिप्लॉय हुआ है तो उसकी फोटो शायद उसमें आ सकती है? क्या संभव है ये लोग कह रहे हैं, अब डिपेंड करता है किस एंगल से उसने पकड़ा है। एक सवाल ये था कि संभव है कि नहीं, शायद संभव है। दूसरा ये नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ हाँ। कि अगर ये मेरा एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है हाँ, और वीडियो तो आप ऐसे बना रहे हैं पता ही ना लगे तो शायद। नोज की जो शैडो आएगी, इट में लुक लाइक रैट। लेकिन एक वीडियो आया है जिसमें उसने दिखाया है कि बहुत आवाज के साथ है, वो मुझे पता नहीं इस लड़के ने मैं वही आपसे कह रहा था, ये वीडियो में तो हमारे लिए हो सकता है कि महत्व है इसका कि आया कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जो जांच करता है नहीं, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से लिया होगा। दूसरा ये, वो जो DFDR है उसमें तो एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरा ये कि अगर ये पायलट एरर नहीं है, ह्यूमन एरर नहीं है, तो जो सिस्टम्स ऑन बोर्ड होते हैं, जैसे कि वॉइस डेटा रिकॉर्डर है, जैसे कि आपका फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि आपका ब्लैक बॉक्स है, इंजन कंट्रोल भी है, तो क्या ये उस हालत में, जबकि पायलट एरर इसमें रूल आउट की जा रही है, पायलट की कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, ह्यूमन एरर नहीं है, तो क्या ये संभव है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो टेक्निकल डेटा ऑन बोर्ड रिट्रीव हो जाती है, जिसको कि अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, तो क्या ये संभव है उसमें जो है बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये चीज आ जाएगी? बहुत एरर है क्या? नहीं, बहुत अच्छा सवाल बताया। DFDR और CVR के डेटा को कोलैट करके देयर विल बी नो डाउट इन एनी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ऑफ दिस नेचर कि आपका हुआ क्या। इसकी आपको जरा भी नहीं होगी, लेकिन कोलैट करना पड़ेगा। कोलैशन के लिए चूंकि 8 अथॉरिटीज हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, एवरीबडी विल कम ऑन पेज, देयर बी ए गुड डिस्कशन ऑन दिस। बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर है, तो बहुत गंभीर विषय है इस पर, क्योंकि इससे लेकर के हम क्या करते हैं, हम एक निकालते हैं मॉडिफिकेशन या हम निकालते हैं इंस्ट्रक्शन कि आपको ये करना पड़ेगा। सर पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल जाएगी अगर ये इंजन फेलियर की बात अगर प्रूव हो गई तो। जनरल मैसन, एक आखिरी सवाल, सिर्फ एक आखिरी सवाल, अच्छा, कि जो रिडंडेंसी थ्योरी है वो ये कहती है कि चाहे आप 98-99% तक रिडंडेंसी किसी इक्विपमेंट में ऑन बोर्ड कर दें, 1% चांस उसमें फिर भी फेलियर का होता है, और ये फेलियर कब होगा, कितने समय बाद होगा, कितने हजार फ्लाइंग के बाद होगा, कोई कह नहीं सकता इसके ऊपर। तो क्या हम ये भी मान के चलें कि इसके बावजूद कि ड्रीमलाइनर का शायद इस तरह का ये पहला एक्सीडेंट है और रिडंडेंसी बहुत सारी इसमें बिल्ड की गई हैं, खासकर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रिडंडेंसीज हैं, तो ये मान के चलें कि जो रिडंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि 98-99% तक भी रिडंडेंसी अगर आप बिल्ड कर दें सिस्टम में, फिर भी वो 1 या 2% चांस रह जाता है। फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस बताना चाहूंगा कि रिडंडेंसी जो आप जो परसेंटेजेस बता रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा होती है। इस रिडंडेंसी की जो फ्लाइंग में हम बात करते हैं, चूंकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, इसमें 99.9999 रिकरिंग हम रखते हैं। अच्छा, इट इज नॉट 95%, 96%, 97%, बिकॉज मैथमेटिकली इट इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक वो नहीं होगा तो 1 in billion कहां आएगा? मेरे पास क्लोज टू 100% फेल सेफ सिस्टम्स है, एक फेल हो गया तो अब कुछ ना कुछ और सर समय कम रह गया। मैं एक बार जरा जनरल साहब को कमेंट इसमें ले लूं, आपके लिए सबसे ज्यादा बैफलिंग, ना समझ में आने वाली बात इस सारे एपिसोड की क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, पर एक दिमाग में बार बार आता है, क्या सैबोटाज पॉसिबल है? और जब इन्होंने ये बोला कि ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड रहते हैं ये सिस्टम, सॉफ्टवेयर को अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि इंजन्स का जो एकदम रुकना, वो फुल थ्रॉटल में आप देखिए वो दृश्य दिखा रहा है, वो चला जा रहा है, सडनली बस वो टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद ही मुश्किल से 30 सेकेंड्स के अंदर ये वो जाके स्टॉल हो जाता है। हाउ कैन इंजन्स फेल एट दैट हाइट सडनली? तो पॉसिबल है कि उसको टेक ऑफ करा दिया और वो कुछ सॉफ्टवेयर को ऐसा कर दिया है कि आफ्टर सम टाइम। गिव मी 30 सेकंड्स, ये आप बताइए। नहीं 30 सेकंड्स, बिकॉज सैबोटाज बहुत बड़ी बात है और नेशनल टीवी से हम लोग बोल रहे हैं, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस के ऊपर। सैबोटाज की पॉसिबिलिटी भी चेकआउट की जाएगी, और जहां तक सॉफ्टवेयर सिंगल कंट्रोल्ड है, कोई बाहर से जब हमेशा बात उठती कोई इंटरफेयर कर सकता है, तो उसमें एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे LRUs हैं जो इस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं,
पहली बात तो इंटरनेट में, दूसरी बात तो फैराडे केज में होते हैं, उससे बाहर से कोई भी सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच सकता है। केबल्स भी सारी फैराडे केज में होती हैं, दे आर ऑल शील्डेड। तो इस बात से हमें बिल्कुल मतलब आश्वस्त रहना चाहिए कि इस तरह की बात बाहर से नहीं हो सकती है। हाँ, जब आप इंटरनल सैबोटेज की बात करते हैं तो कई उसके आयाम हैं जो अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तो छोड़ते हैं, जांच होती लेकिन है ये चीज चेकआउट की जाएगी। जांच में तो हर चीज, हर एंगल देखते ही हैं वो, लेकिन इसका सच आना, बाहर आना तो बहुत जरूरी है। और वो ये उम्मीद करें कि ये काम जल्दी हो, क्योंकि इस किस्म की जांच में समय लगता है। लेकिन देश नहीं, केवल देश ही नहीं, दुनिया जवाब चाहती है इस बात का कि ये जहाज आखिर गिरा तो क्यों गिरा। आज समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल साहब ने हमारे लिए एक पूरी क्लास लगा दी एविएशन की आज। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जनरल रॉय आपका, जनरल दत्ता, जनरल वैसे, बहुत शुक्रिया।